अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके सिलेबस में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जा गाना सुनेगा। चुप कर यार आप अपने ना जो है ना माइक ऑफ कर लो। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इलोंगेटेड ऑर्गेनेली है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि तमाम लिविंग सेल्स के अंदर अ, मैं बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूकेरियोटिक लिविंग सेल्स की बात कर रहा हूँ। तमाम लिविंग सेल्स जिसमें प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर ये मल्टीपल टाइम्स में उनके सेल्स में एग्जिस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अभी आपके सामने भी डायग्राम में पिक्चर में शो हो रहा है। बहुत ही आसान और बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है ये एक बहुत बहुत ही वेरिएबल शेप होती है। कहीं पे ये सर्कुलर, रॉड शेप, इलोंगेटेड या फिर ओवल शेप होते हैं। सबसे ये पहले इसकी अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये देखें जी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल स्मूथ होती है इसकी, और जबकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड इन हुई होती है। फोल्ड इन फोल्डिंग की वजह से ये अंदर की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है। जब ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं। दीज आर क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा इसकी जो अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है, जो अंदर इसकी स्पेस है फोल्डिंग होने के बाद, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। जबकि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहती है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स, सेलुलर एंजाइम्स इसके अंदर ही पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी के अंदर राइबोसोम, इसी के अंदर इसका डीएनए, तमाम ऑक्सीडेज एंजाइम इसी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एटीपीएज एंजाइम जो है वो भी मैट्रिक्स के अंदर ही पाया जाता है। डायग्राम को आप देख लें बखूबी। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे तो इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ले है, जबकि इसकी जो पिक्चर डॉक्यूमेंटेशन है वो सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर्टी ये भी होती है। तस्वीर उन्हें अपनी तस्वीर भी शो की इन्ने मुंडे। हाँ मैं भी हो गया ऐड अली जैन रूल नंबर 40। यार आप लोगों से मैंने कहा कि अपनी माइक आप लोग जो है ना वो ऑफ कर लिया करो, या मैं कोई सोल्यूशन देखता हूँ आप लोगों का। आप लोग लेक्चर्स के अंदर जो फर्स्ट ईयर है ना, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती है।
मैथ का भी आना है। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपको मैंने बताया कि डबल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेली है, इसकी शेप वेरिएबल होती है, तमाम सेल्स के अंदर इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर ख़ास तौर पर ऐसे सेल्स के अंदर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करते हैं और इनके अंदर अपना क्रोमोसोम होता है, अपना इनके अंदर डीएनए होता है। और तमाम ऐसे ऑर्गेनेलिज़ जिनके पास अपना डीएनए होता है, उनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं क्योंकि डीएनए या जीन जो है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उनसे उसके बाद उसे ट्रांसलेशन भी होनी होती है। लिहाज़ा ये अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज़ कर सकता है और इसकी जो दूसरी खूबी है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये खुद से डिवाइड करता है। आइए हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम देखते हैं मज़ीद आगे माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं, ठीक है? और ये एनर्जी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, छोटे-छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड एज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एटीपी की सप्लाई देता है सेल्स को। और माइक्रोस्कोप में देखें तो ये वेसिकल्स, रॉड या फिलामेंट शेप होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो ज़रा डिफरेंट होती है। उसके अलावा इनकी तादाद है, इनकी शेप है और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सेल टू सेल वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये भी आपको मैंने अभी बता दिया, डायग्राम में भी देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इन इन फोल्डिंग्स बनाती हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं और इसके अलावा इसमें एक मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ ये काफी हद तक सिमिलर होती है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है। अपने डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होता है। अच्छा, जो इनर सरफेस है माइटोकॉन्ड्रिया की उसके ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हैं छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं जो क्रिस्टी हैं। छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ये F1 पार्टिकल के अंदर जो है ये कुछ एंजाइम्स होते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम है जो कि एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा कोएंजाइम्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट्स और कुछ साल्ट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में, क्रेब्स साइकिल में
रेस्पिरेशन में और फैटी एसिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के जो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ऑर्गेनिक फूड जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनसे जो एनर्जी निकाली जाती है या उनसे जो डिराइव किया जाता है वो एटीपी होती है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी की जो प्रोडक्शन है ये सेल की ज़रूरत के मुताबिक होती है। जितनी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी उतने ही एटीपी की प्रोडक्शन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो है क्या हम उसे कहते हैं, इसकी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की वजह से उनको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं प्लास्टिड्स की तरफ। व्हाट आर द प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स ऐसे मेम्ब्रेन बोन्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन सेल्स आर कॉल्ड एज प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स के अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं। दीज आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है ये ग्रीन कलर के होते हैं। इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन नजर आते हैं। और क्लोरोफिल का जो असल काम है वो लाइट को एब्जॉर्ब करना है, फोटोसिंथेसिस करना है और प्लांट्स के लिए फूड को सिंथेसाइज करना है। अच्छा, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है इस एक बड़ी हैरान कुन सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो एग्जैक्टली क्लोरोफिल से सिमिलर है, लेकिन सिर्फ एक एटम का डिफरेंस है, वो है आयरन आयन। कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर फेरिक आयन पाया जाता है सेंट्रल एटम के तौर पर। फेरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है, जबकि मैग्नीशियम जो है ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है, जो कि उसके जो फायरोल रिंग होती है, फोर फायरोल रिंग, उसको ये आपस में अटैच भी करता है और उनकी एफिनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग करने में मदद देता है। अच्छा, इसके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, मेम्ब्रेन तो हमने डिस्कस कर ली कि इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो मैट्रिक्स कहलाता है। उस मैट्रिक्स के अंदर थैलाकाइड का सिस्टम होता है। ग्रीन थैलाकाइड जो है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये थैलाकाइड ये जिस तरह से कॉइन्स का एक ढेर होता है, पाइल्स ऑफ कॉइन्स होती हैं, तो इसी तरह से ये थैलाकाइड होती है जिसमें जिसे हम ग्रेनम भी कहते हैं। ग्रेनम असल में होता ही पाइल ऑफ थैलाकाइड है। मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूं। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो ढेर सा लगा हुआ है सिक्वेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से एक डिस्क थैलाकाइड कहलाती है। तो ये मल्टीपल थैलाकाइड का जो स्टैक बनता है इसे हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। इस तरह से ये जो स्टैक है या ये जो पाइलअप या जो ढेर बना हुआ है कॉइन्स का या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का, इसे हम ग्रेनम कहते हैं। और हर ग्रेनम के अंदर एक ये जो थैलाकाइड है, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल चिपके हुए होते हैं। इसके अलावा ये जो दो ग्रेनम है ये आपस में इंटरग्रेनम की मदद से अटैच होते हैं, इंटरग्रेनम की मदद से। और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये ग्रेनम के सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, क्योंकि ग्रेनम की मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है ये भी बहुत हद तक वेरिएबल है। इनका डायामीटर तकरीबन
4 से 6 नैनोमीटर होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये बहुत ही हेटेरोजीनियस किस्म के स्ट्रक्चर नजर आते हैं और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये 3 मेजर कंपोनेंट इसके नजर आते हैं। इसके बाद जो एनवेलप है, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, इसके अंदर एक स्ट्रोमा होता है या जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और उसके अलावा इसमें एक थैलाकाइड होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिक फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना राइबोसोम और अपना डीएनए भी होता है। इट मींस कि क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिक्सेशन करने में, मतलब फोटोसिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होता है और शुगर तैयार करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो दूसरे ऑर्गेनेली हैं जिसमें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर जो फूलों की जो पत्तियां, पेटल्स पाई जाती हैं, पेटल्स में एक क्रोमोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट कलर्स हैं। क्रोमोप्लास्ट का पर्पस ही प्लांट्स की जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना होता है और इनका पर्पस असल में पोलिनेशन में मदद करना है। डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स में फूलों की जो कलरफुल पेटल्स होती हैं, कलरफुल पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इनसे फिर इनके पोलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर होने में मदद मिलती है। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड और लास्ट टाइप जो है प्लास्टिड की, वो है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। कलरलेस होने की वजह से ही इनको लिकोप्लास्ट कहा जाता है। ये तकरीबन ट्राई एंगुलर शेप या ट्यूबुलर शेप होते हैं और ये खास तौर पर प्लांट्स में जो कुछ अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, रूट ट्यूबर्स वगैरह होते हैं, ये वहां पर एग्जिस्ट करते हैं और इनका काम बेसिकली प्लांट्स के अंदर फूड को स्टोर करना होता है। ये स्टोरेज हाउस भी कहलाते हैं लिकोप्लास्ट। कलरलेस होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट का वाज़िया कलर होता है और क्लोरोप्लास्ट का हमें पता सिर्फ ग्रीन कलर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। जबकि प्लास्टिड के ऊपर अलग से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और प्लास्टिड के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, ही इज मोस्ट वेलकम।